Good morning, class 10th students. I have one complaint for you. In 10th B में किसी भी बच्चे ने मैप वर्क मुझे नहीं भेजा। किसी भी बच्चे ने 10th में भी भेजा है बट रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। सो प्रॉब्लम ये है बेटा कि या तो आप मुझे बता दो कि सर हमें SST नहीं पढ़ना है, तो फिर मैं ना पढ़ाऊँ। मैं बेवजह इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आप अदर सब्जेक्ट का वक्त तो बहुत टाइम से भेज देते हो, बट मेरे सब्जेक्ट के लिए आप इतना आनाकानी करते हो ना। तो आपको होश रहता है कि आपको भेजना है, या फिर आपको मुझसे डर नहीं है? कोई तो बात ऐसी होगी कि आप इन चीज़ों से बहुत बेफिक्र घूम रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको जो चीज़ इतने प्यार से 6 महीने से 7 महीने से कोई बोल रहा है, तो आप उसको बेवकूफ़ समझना बंद कर दीजिए। आप ये अपने साथ कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वर्क तो बेटा आपको भेजना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कुछ दिनों बाद स्कूल तो ओपन होंगे ही होंगे, और फिर जो पनिशमेंट मिलेगा आप उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। आप मेरे से एक रत्ती भर भी एक बात नहीं कह सकते कि सर आपकी गलती है इसमें। मेरी गलती तो आप बोल भी नहीं सकते किसी चीज़ में। तो आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। आप चाहे वो कितना भी टॉपर बच्चा हो, चाहे कितना भी लो हो, मेरे लिए सब बराबर है। टॉपर क्रिएट करना टीचर्स के हाथ में होता है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा समझ लें अच्छे से, और वो आपके लिए फिर कितना गलत होगा फिर वो आप वो समझें। क्योंकि जो प्रोजेक्ट वर्क होगा फिर उसमें पूरे मार्क्स मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, जिन बच्चों ने वर्क ना भेजा हो, क्योंकि मेरे हाथ में भी मार्क्स हैं। 20 मार्क्स इंटरनल हैं, 5 मार्क्स जो हैं आपके उसमें प्रोजेक्ट वर्क के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो टेस्ट हैं वो हैं। हम आपकी रिकॉर्ड के बेसिस पे किसने कितना वर्क किया, किसने कितना प्रोजेक्ट वर्क किया, टाइम से चीज़ों को सबमिट किया, सारी चीज़ें, वो उसके भी 5 नंबर होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो 10 मार्क्स का आपका क्राइटेरिया है, 10 में से 20 में से जो 10 मार्क्स हैं आपके, हाफ मार्क्स उसी बेसिस पे हैं। तो आप जो ये इरेगुलरिटी और जो मेरे को ये सिंसियरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना अपनी, तो ये प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ से थोड़ा सचेत हो जाएं, और इस चीज़ को आप मेरे दिमाग में अच्छे से बिठा लें। चाहे वो कितना भी टॉपर बच्चा हो, बहुत से हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। वो आप बेटा वर्क तो भेजा नहीं है, पता नहीं कितने दिन हो गए, मुझे नहीं मालूम, बट उस चीज़ को आप मेरा दिमाग से निकाल देना कि आपको मार्क्स मिलेंगे। ये तो क्लियर है इस बार, क्योंकि वो लास्ट ईयर भी हुआ था, ठीक है ना? और फिर आप किसी की शोर सिफारिश लेके मत आना प्लीज़ सर, और रहम की भीख मांगने की बातें आप मेरे से मत करना। मैं वाकई बहुत इरिटेट हो गया हूँ तुम जैसे बहुत सारे बच्चों की वजह से, और मुझे सच में नहीं अच्छा लगता है कि अब मैं तुम्हें पढ़ाऊँ भी थोड़ा बहुत भी। सच तो ये है, ऑनलाइन क्लास में ये हालात हैं। आप क्लास को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट नहीं, आपको नहीं करना है ना, तो आपको वर्क दिखाना है ना सबमिट करना है। लास्ट जो मैप वर्क था उसमें 10th बी में किसी ने होमवर्क करके नहीं भेजा। आप बहुत बिजी रहते होंगे, आप रहिए। जो चीज़ मेरे हाथ में है फिर मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगा। आप प्लीज़ सड़ा सा चेहरा लेके मेरे सामने मत आना कि मैं आप पे दया दिखाऊं, वो आप जानते हैं। इडियट। यस, ये डेटा था जो लास्ट टाइम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये पार्टी मेंबरशिप इंडिया में राइज हुई है, जैसे कितनी कितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं और कितने कितने मेंबर हो रहे हैं। 67 की बात की जाए तो ये मामले करोड़ों में होंगे, 4 करोड़ है, और 2004 तक ये आंकड़ा बेटा कुछ 14 करोड़ तक पहुंच गया है। अब तो और भी ज़्यादा है। ये मैप स्केलिंग दी है आपको अलग अलग चीज़ों की वजह से, जिसमें आप देखेंगे कि डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस आप कई सारे अप एंड डाउन्स देखेंगे, तो बट जो पार्टी आइडेंटिफिकेशन है वो इंडिया में बहुत बड़ी है। जैसे 1971 में, फिर 96, 99, 2004, 2005, मतलब ये नंबर ऑफ परसेंटेज उस तरह से दिखाया है किसी पार्टी का राइज अप होना। ग्लोबल एवरेज की बात की जाए, ये पार्टी मेंबरशिप हायर है साउथ एशिया में किसी भी अदर कंट्रीज से अगर हम बात करें। जैसे तंजानिया बांग्लादेश में काफ़ी हाई है, इंडिया, स्वीडन, युगांडा, साउथ अफ्रीका में, चाइना में कई ज़्यादा है, और सबसे कम इन कंट्रीज़ में है। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना अपना जो, क्योंकि हम चैप्टर ही पॉलिटिकल पार्टी पढ़ रहे हैं, तो हर तरीके से आप देख सकते हैं कि एशियन कंट्रीज़ या उन कंट्रीज़ की बात है तो वो बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस है कई सारी चीज़ों का, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई, इतनी सारी चीज़ें समझ ली। अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ आप। ये ना एक कार्टून है, बहुत ही फ़नी है, क्रंचिंग द नंबर्स। नंबर्स की अगर बात करें, ये कनाडा से है।
कहते हैं कि 27 कैनेडियन सोचते हैं कि लिबरल्स को पावर में होना चाहिए, 30% सोचते हैं कि कंजर्वेटिव को मतलब चांस मिलना चाहिए, 98% लोग कहते हैं कि कैनेडियन एग्री होते हैं कि सभी पॉलिटिशियंस को लॉक किया जाए एक गाड़ी में और उनको ना नियाग्रा फॉल से धकेल देना चाहिए। नियाग्रा फॉल जो है वो दुनिया के सबसे बड़े फॉल में से एक है, कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पे। तो पॉलिटिशियंस की इस तरह से वहाँ हालत है। अब बात आती है नेशनल पार्टीज़ पे, ठीक है। नेशनल पार्टीज़ की अगर बात करें हम, तो ज़रा देखें, इसको समझने की कोशिश करें। डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक फेडरल सिस्टम चलता है पूरी दुनिया में, अपना एक टेंडेंसी है, हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल parties that are present in only one of the federal unit and parties that are present in several or units of federation। दो तरीके से है, एक पार्टी जो कि एक फेडरेशन को प्रेजेंट कर रही है या फिर एक पूरी यूनिट ऑफ फेडरेशन को प्रेजेंट कर रही है, दोनों ही चीज़ें। देयर इज़ अ केस इन इंडिया एज वेल, ऐसे इंडिया में देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज़ विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज़। इंडिया की जैसे बात करें तो आपको भी पता है बेटा कि जो बड़ी पार्टी हैं उनको नेशनल पार्टी बोलते हैं, जो नेशनल लेवल पे होती हैं 4 से ज़्यादा। लेकिन पता है इस चैप्टर में आप ये भी जानेंगे कोई पार्टी नेशनल पार्टी कब है, कोई पार्टी रीजनल पार्टी कब है, और किसी पार्टी को ये दर्जे कैसे मिलते हैं, ये चीज़ आप जानेंगे। दीज पार्टीज़ हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, इन सब पार्टियों की अपनी अपनी यूनिट्स हैं कई स्टेट्स में, बट बाय एंड लार्ज ऑल दिस यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज़। और पॉलिसी लेकिन सब लोग एक जैसी यूज़ करते हैं। प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजी होती है वो भी नेशनल लेवल के जरिए ही डिसाइड की जाती है कि हम अपनी पार्टी को अब किस तरह से एक्सपेंड करें, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। हाँ, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें आना सीखना भी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन होता है, उसमें अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाना होता है, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ाने के लिए सबको डेट्स और चिन्ह और कैंडिडेट्स का जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन का होता है फिलअप करता है, तो वो पूछी जाती है डिटेल कि आप किस पार्टी से हैं, आप ऐसे तो नहीं किसी फर्जी पार्टी से हैं और लेटर ऑन कुछ आप गड़बड़ कर दें। तो ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज़ इक्वली, बराबर ही ट्रीट करता है। इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटी टू द लार्ज एंड स्टेब्लिश पार्टी। हाँ, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड जरूर करवाता है जो बहुत बड़ी स्थापित और बड़ी पार्टियाँ होती हैं। दिस पार्टीज गिवन ए यूनिक सिंबल, उनको एक अलग, यूनिक मतलब सबका अलग अलग यूनिक ही होता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज़ द इलेक्शन सिंबल। जो ऑफिशियल कैंडिडेट होता है ना, सिर्फ उस चिन्ह को वही यूज़ कर सकता है। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। अच्छा, ये देखते हैं ना आप, जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कोई, तो आप उसको देखते हैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं। लेकिन कोई एक पार्टी बहुत टाइम से इस्टेब्लिश है, बहुत रूलिंग पार्टी बहुत बड़ी है, तो चाहे चुनाव चिन्ह देने की बात हो या किसी तरह की बात हो, उनको मान्यता देने की बात हो, रिकॉग्नाइज देने की बात हो, ये सब इलेक्शन कमीशन ही करता है। दैट इज़ वाई दिस पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए इनको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, क्योंकि मान्यता जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। द इलेक्शन कमीशन हैड लेड डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने ना एक ऑर्डर और डिटेल को जो है क्राइटेरिया बनाया है कि कितना प्रपोर्शन ऑफ वोट्स को और सीट्स को इस तरह से देखा जाए कि जिससे किसी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा मिले, कि यस इलेक्शन कमीशन में ने भी कह दिया है कि यस ये पार्टी एग्जिस्ट करती है, ये वाली बात है। तो अब जरा देखते हैं वो यहाँ से है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है यहाँ से। A party that secures at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly of a state or wins at two seats in the recognized as a state party। कोई भी पार्टी अगर 6% वोट ले आती है टोटल वोट में, पहले तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा करो बेटा, टोटल वोट को आप थोड़ा जोड़ो, जितना वोट उस एरिए में है, 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उसमें से अगर 6% वोट मिल जाता है टोटल इलेक्शन में और लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 2 कम से कम सीट जीत जाती है, तो बेटा उसको एक स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। समझ लीजिए आप इस चीज़ को। एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी पार्टी को 6% वोट मिला और असेंबली में 2 सीट जीत ली, टोटल वोट का 6%, तभी उसको स्टेट पार्टी कहा जाता है। क्योंकि बेटा यहाँ से टर्म निकल के आता है व्हाट इज़ स्टेट पार्टी, डिफाइन स्टेट पार्टी, और हाउ टू बी ए इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज्ड ए पार्टी एज अ स्टेट पार्टी। तो वो जो आंसर है वो आपको यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है,
A party that secured at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. अब नेशनल पार्टी में देख लीजिए क्या है, नेशनल पार्टी में क्या है, वोट परसेंट 6% यहाँ भी था, यहाँ पे भी है, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस में और असेंबली इलेक्शंस में 4 स्टेट्स में होना चाहिए। वो पहले एक स्टेट के लिए बोला था ना, किसी एक स्टेट में 6% वोट हो, 2 सीट जीत लो, लेकिन अब नेशनल लेवल की पार्टी अगर आपको बनानी है अपनी, तो कहने का मतलब है कि लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट में आप कम से कम 4 सीट जरूर जीत जाएं, और लोकसभा में तो आपको ना नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जो आता है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो यही आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी, क्या डिफरेंस है। तो वो 2-3 जो पॉइंट हैं, 6% वोट दोनों में है, लेकिन रीजनल पार्टी में एक स्टेट के लिए बोलते हैं, नेशनल लेवल पार्टी में 4 स्टेट्स में बोलते हैं, उसमें 2 सीट्स के लिए बोलते हैं, इसमें कम से कम 4 सीट के लिए बोलते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है। According to this classification, there were 7 recognized national party in the country in 2018. अगर इस क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करें, जो जिसकी हमने ऊपर बात की है, तो हमारे इंडिया में नेशनल पार्टीज़ जो हैं कम से कम 7 हैं 2018 के अकॉर्डिंग, नया डेटा है। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ द पार्टीज़, कुछ ज़रा देखें इन सब पार्टियों के बारे में, कुछ नया नया क्या है। देखिए बेटा, होमवर्क में कुछ चीज़ें आपको और समझ में आ जाएंगी, बट आप थोड़ा सा समझ लें। जैसे ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, AITC, तो आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, चार्ट, प्रिपेयर ए चार्ट, और पहले आपको लिखना है पार्टी, फिर कॉलम बना के ईयर, किस ईयर में वो स्थापित हुई, फाउंडर अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और वहाँ पे लिख देंगे नेशनल और रीजनल, मतलब N और R, तो आप लिखते जाएंगे नेशनल, नेशनल, रीजन, रीजनल, इस तरह से। अच्छा, 2-3 चीज़ें तो और भूल गया, और यहाँ एक कॉलम होना चाहिए सिंबल, सिंबल पार्टी, पार्टी को आप 1 2 3 करके यहाँ लिखेंगे, किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई वो, फाउंडर कौन है, और वो नेशनल है या रीजनल है वो N और R, नेशनल और रीजनल, और उसका सिंबल क्या है। ये सब चीज़ें आपको समझनी है, ये पूरा आपको चार्ट बनाना है नोटबुक पे, ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को देख लें, ममता बनर्जी की पार्टी है, ये लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 को अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016 में नेशनल लेवल की पार्टी बन गई थी बेटा। पार्टी का सिंबल है फ्लावर्स एंड ग्रास, ये वाला। तो देखो, जो 4 मैंने आपको बॉक्स बनाने की बात की है कि ईयर, तो ईयर ये रहा, फाउंडर ममता बनर्जी है, रीजनल और नेशनल तो बेटा नेशनल पार्टी है, और सिंबल लास्ट क्या है, तो फ्लावर एंड ग्रास। ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, मतलब इनकी विचारधारा क्या है वो भी दी होती है। ये सब आप मत लिखें, लेकिन हाँ समझना इसलिए ज़रूरी है, क्या पता क्वेश्चन कुछ भी घुमा के आ जाए, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। He has been in power in West Bengal since 2011. 2011 से वो वहाँ पावर में है। Also has a presence in अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, इन स्टेट्स में उनका प्रेजेंस है। In the general election 2019 it got 4.0% वोट एंड won 22 सीट्स। 4% से ज़्यादा वोट मिला और 22 सीट जीती, और लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई। कहा था ना 4 सीट जीत लो, लेकिन उन्होंने 22 सीट जीत ली, ठीक है। दूसरी है बहुजन समाज पार्टी। हालांकि मुझे ये सब समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आप समझ के खुद ही कर सकते हैं। 1984 में हुई, लीडरशिप ऑफ काशीराम, और ये बहुजन समाज दलित, आदिवासी, OBC और रीजनल माइनॉरिटी की बात करती है, और टीचिंग्स जिन पे ये चलते हैं वो साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले पेरियार, बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके उस पर चलते हैं। इनका जो साइन है वो हाथी है, तो ये इस तरह कई सारी चीज़ें हैं। और 2019 में इन्हें कम से कम 3.63 वोट मिला और 10 सीट लोकसभा की जीती इन्होंने, ठीक है। बीजेपी की बात आती है, फाउंडेड 1980, और भारतीय जनसंघ था नाम इसका, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था, तब था भारतीय जनसंघ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनी 1918 में आके। वांट टू बी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग, इनका जो सोच है, इरादा है, वो है कि हम इंडिया को मॉडर्न और पावरफुल बनाएं,
कि जो हमारा एंशियल कल्चर था, वैल्यू थी, उनके अकॉर्डिंग। दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज़ जो हैं ह्यूमनिज्म अंत्योदय के, उसके अकॉर्डिंग। कल्चर, नेशनलिज्म और हिंदुत्व इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, साफ साफ दिखता है, और उनके पॉलिटिक्स में भी दिखता है। और कई सारी चीज़ें हैं। वांट फॉर टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से ही चाहते हैं कि कश्मीर को पॉलिटिकली और टेरिटोरियली फुल्ली इंडिया में पार्ट मिला लिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए सभी लोगों के लिए इस कंट्री में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और बैन होना चाहिए रिलीजन कन्वर्जन्स पे, ऐसा उनकी विचारधारा है। और उनका सपोर्ट बेस जो है इंक्रीज़ हो रहा है 1990s से। और पहले बहुत लिमिटेड थे अर्बन एरियाज़ में, लेकिन उनके सपोर्ट बेस को अब चारों दिशाओं में रूरल एरियाज़ में मानने लगे। 1998 में आए थे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के ज़रिए, और कई सारी पार्टीज़ मिली उसमें। बट 2019 के लोकसभा में 303 सबसे बड़ी पार्टी बनी, और ये रूल कर रही है इंडिया गवर्नमेंट को सेंट्रल में। ये CPI है बेटा, ऐसा ही आपको लिखना है। फिर CPIM है, और ये नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। ये सारी की सारी जो बेटा पार्टी थी, ये आपकी नेशनल लेवल की ही पार्टी थी, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब स्टेट पार्टीज़ की बात आती है, ये तो इजी है, सिंपल सी बात है। कंट्री में कई सारे छोटी छोटी पार्टियां जो रीजनल लेवल पे इस्टेब्लिश हैं, ये सारी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों के बारे में कल ही आपसे बात करूँ, स्टेट पार्टीज़ के बारे में। और आपको कई सारी स्टेट पार्टी कल मिलेंगी। जब कल हम पढ़ाएंगे तो आप कई सारी स्टेट पार्टीज़ को देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक आते जा रहे हैं वो तो और भी बहुत शानदार हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ आपको आज जल्दबाजी में ना कराई जाए, क्योंकि अब इस चैप्टर के बाद सिर्फ फाइनली एक चैप्टर रह जाएगा सिविक्स में। वैसे भी आपका कोर्स तो ज़्यादा वैसे भी नहीं रहा, वैसे ही बहुत डायरेक्ट कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। तो ज़रूरत है सिर्फ मेहनत की और सिंसियर रहने की, जो कि बहुत से बच्चे नहीं हो रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ दैट, बट डोंट वरी, आपको सज़ा इसकी ज़रूर मिलेगी। आप निश्चिंत रहें, आप बेफिक्र होकर घर में सोएं, आराम से होमवर्क ना भेजें, और राहुल सर आपको आपकी सज़ा ज़रूर देंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, इतना ही रखेंगे आज के लिए। नेक्स्ट डे कल आपको चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से वो, और जो स्टेट पार्टी है वो आपको हम कल पढ़ाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।